हम लोग लगातार फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आने वाले 2025 के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट डे में एमसीक्यूज़ को डिस्कस किए थे, सेकेंड डे में हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है या एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। और इसके आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड डे के शेड्यूल में, जिसमें हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं। फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में दो पिक बनी है, जिसमें एक फुटबॉल खेल रहा है और एक क्रिकेट खेल रहा है। सॉरी, क्रिकेट नहीं है, ये बेसबॉल है। बेसबॉल खेल रहा है और एक फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है, द टीचर एज वेल एज कोचेस ऑलवेज मेक their best efforts to improve the performance of their students in various competitive games and sports। एक टीचर कोच अपने स्टूडेंट पे की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, बहुत ही अच्छा करने के लिए, उस कॉम्पिटिटिव गेम्स की तैयारी कराने के लिए गेम्स स्कूल में वर्क करता है। दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ऑफ स्टूडेंट इफ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो ये बायोमैकेनिक्स की अगर उसे नॉलेज हो तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला है, द मोर फोर्स वन एक्सर्ट्स ऑन द डाउनवर्ड बाउंस। ठीक है, डाउनवर्ड बाउंस करता है, द हायर द बॉल बाउंसेस इनटू द एयर, यानी कि ये फुटबॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन द एयर विच लॉ इज स्टेटमेंट बीइंग रिफर्स टू। देखिए यहाँ पर बॉल है, बॉल फ्लोर पर है, जब तक इसने किक नहीं मारी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बॉल आगे की तरफ जाएगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जब यहाँ से एक्शन किया तो इधर से रिएक्शन मिला, यानी इसका आंसर होगा एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन में इसका बायो में डिस्कशन लिंक में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्कशन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अमंग द अबाउ गिव पिक्चर्स न्यूटन थर्ड लॉ इज डिसिपिएटेड इन फर्स्ट पिक। न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ लग रहा है? थर्ड लॉ यहाँ लग रहा है, यानी पहली पिक में लग रहा है। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एसेलरेशन। हाँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ एसेलरेशन होता है, इसे मोमेंटम भी कहते हैं। फोर्थ पर आते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कैंसियोलॉजी। ठीक, कैंसियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें और ऑप्शन है, या तो ये करें या तो ये करें। तो नेक्स्ट है, आ हायर जंपर कैन जंप हाई ऑफ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट्स अपोजिट हिज ऑन हर बॉडी with as force as he or she is able to generate। The example refers to which law? Action reaction। एक जंपर है जो बहुत हाई जंप कर रहा है, तो वो एक्शन और रिएक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक फिक्शन देखने को मिल रहा है। हम लोग फोर्थ डे में फिक्चर्स को सॉल्व करेंगे, तो फोर्थ डे का वीडियो जरूर देखें। फिक्सचर, तो कौन सा फिक्सचर है? ये नॉकआउट का फिक्सचर है। नॉकआउट के फिक्सचर में कितने टीम्स का फिक्सचर है? 19 टीम्स का फिक्सचर है। तो 19 टीम्स में क्या इसमें यहाँ पर हमें कितनी बाई मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाइज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें नॉकआउट के फिक्सचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं। तो लोअर और अपर हाफ निकला हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपर यहाँ पे दिए। अब आते हैं, दिया क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकेंड राउंड आर। तो यहाँ पर कितने नंबर होंगे, मैचेस होंगे? तो 8 मैचेस होंगे सेकेंड राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग
द नंबर ऑफ मैचेस, तो n-1 है, ठीक है। मैचेस निकालने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ टीम से -1 कर देते हैं। जैसे 19 है तो 19 -1 कर देंगे, 18 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे। 20 है तो -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये -1 करते हैं, n-1 फॉर्मूला होता है। थर्ड पर आते हैं, द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इज सेमीफाइनल। हाँ, बड़ा आसान है भाई, थर्ड राउंड जब जाएंगे तो वो सेमीफाइनल ही कहलाएगा, उसके बाद फाइनल होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइस n की पावर 2 की पावर n और -n, यानी कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और उसके बाद उसमें माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स को ले लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी एक फिक्चर है, फिक्चर देखेंगे तो 15 टीम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अबव फिक्चर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, तो 4 राउंड्स आएंगे, 4 राउंड जाएंगे 15 में, क्योंकि देखो जब 2 की बड़ी पावर लेंगे तो 15 है, तो 2 की बड़ी पावर क्या लेंगे, 16 आएगा, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आई, 4, तो 4 होंगे, ठीक है। 4 राउंड होंगे, यानी कि राउंड निकालने के लिए हमेशा दी गई टीमों में 2 की बड़ी पावर लेते हैं और जो पावर आती है उतने राउंड होते हैं। सेकेंड, एज सोन इन द पिक्चर इफ द विनर टीम प्ले लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम्स इज द विनर, ठीक है। तो 15 टीम्स विनर आएगी इसमें आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, n-1। नेक्स्ट, इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेट इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मच बाइज विल बी गिवन, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में होगी तो 13 बाई जाएगी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ठीक है 13, तो 32 यानी 19 से बड़ी पावर क्या है, 19 से बड़ी पावर है 32। कैसे आई है भाई, देखिए 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32, तो 32 होगा, 32 माइनस 19 करेंगे तो 13 आएगा। हम लोगों ने 19 के फिक्चर्स में स्पेशल सीड, 4 स्पेशल सीड और 19 के फिक्चर में केवल नॉर्मल 22 निकाल कर भी फिक्चर्स हम लोग सॉल्व करेंगे 4th डे में। उस डे को 4th डे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक पिक बनी है, तो ये पूछेंगे कि पिक किस प्रेजेंट में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट डे के MCQs में पूरा योगा की पिक्स और जितने भी आने वाली चीज़ें जैसे सेकेंडरी नेम्स, फुल फॉर्म लिस्ट, योगा, सारे योगास की लिस्ट, ओबेसिटी में क्या आता है, अस्थमा में क्या आता है, हाइपरटेंशन में क्या आता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें दे की। इसी तरह से स्पेशल ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक भारत, ये सारी की जो कि JPG भी दी थी, आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो फर्स्ट डे का वीडियो देखिए और उसमें JPG को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो विच गेम डज द हैव द अबव गिवन लोगो प्रेजेंट, तो कौन सा स्पेशल ओलंपिक का ये स्पेशल ओलंपिक का लोगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पायनियर ऑफ द स्पेशल ओलंपिक वॉज, तो किन्होंने, कौन थे इनके पहले, यानी किसने स्टार्ट किया, तो इयोनिस कैनेडी सीवर आ सकता है एग्जाम में। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस गेम्स हेल्ड, कहाँ फर्स्ट एडिशन का हेल्ड हुआ था, शिकागो में हुआ था। 4th में, व्हाट डज द रेज्ड आर्म इन द गिवन लोगो रिप्रेजेंट, तो क्या करता है, जॉय को प्रेजेंट करता है। स्पेशल लोग खेलते हैं स्पेशल ओलंपिक में, CWSN। नेक्स्ट आते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये आपके बुक में और आपने पूरे ईयर में देखा भी होगा ये टेस्ट। एक व्यक्ति होता है, चेयर में बैठता है, फिर एक कोन होता है, वहाँ राउंड लेकर फिर जाकर चेयर पर बैठ जाता है, ठीक है। तो व्हाट टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड इन फिगर, कौन सा टेस्ट, 8 फुट अप एंड टेस्ट गो, ये 8 फुट अप टेस्ट एंड गो। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द, ये सीनियर सिटीजन का टेस्ट होता है, सीनियर सिटीजन्स का टेस्ट होते हैं ये, ओके। व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट डिपिक्टेड इन द इमेज, मेजरिंग फंक्शनल मोटेबिलिटी, जो उसकी बॉडी के फंक्शनल हैं, फंक्शंस हैं, सही से वर्क कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ठीक कंडीशन में है, उसकी मोबिलिटी को चेक करते हैं,
थर्ड पर आते हैं, इन विच टाइप ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग इज द अबाउ गिवन टेस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली अनस्टिलाइज्ड। तो क्या है, ग्रेनेटिक असेसमेंट पे आ गए। नेक्स्ट आते हैं 4 पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट गिवन अबव। क्या है, फोर्स सरफेस टेक्सचर। 30 नेक्स्ट आते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो इसको देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकिलिंग व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सरसाइज। क्या है, तो स्पीड ऑफ मूवमेंट मिल रही है, क्योंकि लगातार व्हीकल्स चल रहे हैं तो स्पीड ऑफ मूवमेंट मिल रही है। दिस एक्सरसाइज इज primarily used for improving which of the following, तो मसल्स स्ट्रेंथ एंड पावर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल पैरामीटर इज द मोस्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकिलिंग, तो पीक टॉर्क्यू है। नेक्स्ट है, साइकिलिंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेट कर रही है रिहेबिलिटेशन, बिकॉज इट्स अलाउ, क्या करता है, कंट्रोल्ड स्पीड विद वेरिएबल डिस्टेंस, स्पीड को कंट्रोल रखता है और वेरिएबल डिस्टेंस मिलती है। क्वेश्चन नंबर केस बेस्ड स्टडी 7, एक जेपीजी है जिसमें लेग को स्ट्रेच कर रही है एक महिला, एक लेडी, और एक्सरसाइज कर रही है स्ट्रेचिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो विच मेथड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन इमेज, तो बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी है ये ऑप्शन, ठीक है, सही। विच यूजेस द ऑफ अ मूविंग बॉडी और अ लिम्ब, ठीक है, 1 limb 2 limb 3 limb इन एंड टू फोर्स बियॉन्ड इन द नॉर्मल रेंज, मोमेंटम अच्छा कर रही है। थर्ड पर आते हैं, विच टाइप ऑफ एथलीट आर मोस्ट लाइकली और टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्टिविटी बीइंग डिपिक्टेड इन द इमेजेस, ठीक है, स्प्रिंट्स और एथलीट्स, यानी स्प्रिंट्स के खिलाड़ी के लिए अच्छा होता है जो रनिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द डिपीटेड एक्टिविटी इज द लार्जेस्ट इफेक्टिव फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, इनहेंसिंग मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है ये बैलिस्टिक। नेक्स्ट आते हैं केस बेस्ड स्टडी नंबर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए एक प्राणायाम हो रहा है, ठीक है, यहाँ आसन नहीं है, ये प्राणायाम है, ठीक है, जिसमें पहले एक नोस्ट्रिल्स को बंद किया जा रहा है, फिर दूसरी नोस्ट्रिल्स को बंद किया जा रहा है, एयर आउट एंड इन किया जा रहा है। क्या है ये, तो विच आसन इज दिस, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। तो विच इज द अनदर टर्म यूज्ड द सेम आसन, के सेम आसन को नादी शोधन प्राणायाम। नेक्स्ट नादी शोधन प्राणायाम जो सेम इसी तरह मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिजियोलॉजिकल impact of the आसन given in the image on autonomic nervous system, जो नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, तो इनहेस पैरासिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। फोर्थ पर आते हैं, विच हैंड पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल द नोस्ट्रिल्स इन द गिवन आसन इमेज, तो विष्णु मुद्रा रखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9। चलिए केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। तो क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9, तो केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 में ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, एक पिक है पपाया की, तो उसको रखा है। तो क्या है, विच एंजाइम इज नोन ऑफ द एडिटिंग डाइजेशन एंड रिड्यूसिंग मसल्स इन्फ्लामेशन, पैपियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच न्यूट्रिएंट फाउंड इन द अबव given image plays crucial role in improving flexibility by keeping joints lubricated, तो पोटेशियम, ओके, पोटेशियम lubricated के साथ। पपाया हेल्प्स एथलीट, पपाया है, पपीता कहते हैं इसे हिंदी में। रिकवर फ्रॉम मसल्स फैटिग्यू, मतलब थकान, ड्यू टू द हाई कंस्टेंट ऑफ विच एंटीऑक्सीडेंट एंड दैट न्यूट्रलाइज फ्रॉम रेडिकल्स। क्या है आंसर, बीटा क्रोटीन है, बीटा क्रोटीन है। कंज्यूमिंग
पपाया कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग, पपाया खाते हैं कंज्यूम हो जाता है तो क्या किस चीज़ में प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ऑफ्टन फेस्ड बाय एथलीट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस इसका राइट आंसर है। अब हम लास्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे तो कमेटी का एक JPG बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, एक्सक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिसिटी, डेकोरेशन, सेरेमनी एंड ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो यहाँ पर कमेटी की बात करें जो ऐसे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारी कमेटी फंक्शंस करती हैं तब जाके सुटेबल टूर्नामेंट होता है। तो विच चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी, कौन सा चूज करेंगे, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे। ठीक है, बोर्डिंग कमेटी होती है वो ख्याल रखती है स्टे यानी रुकाने का। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी, सेरेमनी कमेटी का क्या वर्क होता है, तो टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी, तो ओपनिंग सेरेमनी को अरेंज करने का वक्त। तो थर्ड, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड परफॉर्म, तो क्या करती है, शुड नॉट परफॉर्म, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी जो परफॉर्म नहीं क्या नहीं करती है, टू प्रोवाइड देम मील्स, जो प्रोवाइड नहीं करती मील्स वगैरह की। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट है तो ग्राउंड में इक्विपमेंट्स और उनकी चीज़ों का ख्याल रखिए कि सुटेबल टूर्नामेंट हो। वाई कमेटीज आर रिक्वायर्ड, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या है ऑल ऑफ द अबव, कमेटीज क्यों रिक्वायर्ड है भाई, टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इज परफेक्ट मैनर, परफेक्ट मैनर में एक इवेंट हो जाए, टू डिस्टर्ब द वर्क, ठीक है डिस्टर्ब ना करो कोई, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मिले तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अपने शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये सारे MCQs हैं 130 जो आपको देखिए JPG वर्क है यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए स्कॉलरशिप JPG वर्क में आपको MCQs मिलेंगे काई फर्स्ट लॉडल। तो ये डे 1 में शेड्यूल में है, आप जाकर जरूर डे 1 का वीडियो देखें। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये 4 डेज का स्लॉट है हमारा जिसमें हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं, जिसमें MCQs कवर करेंगे, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, कर चुके हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं, केस बेस कवर चुके, जो मेन इंपॉर्टेंट जो फिक्चर्स आएंगे उसको सॉल्व कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए और ताकि अच्छा स्कोर हो, और देखते रहिए कि किस तरह से राइटिंग वर्क हम अच्छा रखें और किस तरह से कुछ ऐसा लिखें कि जिससे लगे कि पेजेस काफ़ी अच्छे से फिल हो जाएं, वर्क थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा टाइम लग रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जब हम लॉन्ग तैयार करते हैं तो हमारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम सबसे पहले लॉन्ग को स्टार्ट करें ताकि काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसमें थोड़े से शब्द ज़्यादा लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक्सप्लेन ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट्स कॉज, आ सकता नहीं आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और ऑस्टियोपोरोसिस की कॉसेस क्या क्या हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑल अबाउट बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, वीक हो जाती है बोन्स, और बहुत ही ज़्यादा वुमेंस अगर बहुत ही ज़्यादा एमेनोरिया रहा या बहुत ज़्यादा फीमेल एटिटाइड रहा, यानी कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहा, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम के लॉस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिसीज है। क्या करती है, ये बोन को कमज़ोर करती है, ब्रेक नो, और उसको आसानी से जब कमज़ोर हो जाएगी तो टूट सकती है, यानी फ्रैक्चर जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रा सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर होते हैं। ऑक्योरिंग ड्यू टू एजिंग, और एज होते होते भी ये बढ़ जाती है। सर्टन मेडिकेशन और अदर डिसीज, दे आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 टाइप के होते हैं।
तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन कमज़ोर हो जाती है, एज जो होते होते बोन और कमज़ोर हो जाती है, तो कैल्शियम का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम लेते रहना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी में जो कौन कौन सी है, तो ऑकस नॉर्मली एज पार्ट ऑफ एजिंग, ठीक है, तो एज होते होते ये बोन्स कमज़ोर हो जाती है। causes by a decrease in sex hormones particularly estrogen, जो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स होता है वो मेन इसका डिक्रीज हो जाता है, तो इस कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इन प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इंक्लूड और पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1 एंड सिनेल ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 2, ये दो का कारण होते हैं इसके। सेकेंडरी आते हैं तो मोर कॉमन इन मेंस में बहुत ही कॉमन होता है, कॉज बाय मेडिकेशन सच एज ग्लूकोरोडाइसिस एंड एंटी एलिपेटिक्स, ठीक है। कॉजेज क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, क्रोनिकल रेनल फेलियर होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन एमेनोरिया, एमेनोरिया डिसीज फीमेल एटिटाइड में आता है। एमेनोरिया डिसीज, देखिए एमेनोरिया डिसीज हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एमेनोरिया क्या है, एमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस हो जाना होता है, ठीक है। एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। द abnormal cessation of menstrual period, ठीक है, it can be symptom of other health problem, और भी अदर प्रॉब्लम्स के कारण भी हो जाता है, को हो जाता भी है और अदर प्रॉब्लम्स दे भी देता है। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया, प्राइमरी व्हेन अ गर्ल हैज नॉट हैड हर फर्स्ट पीरियड इन एज ऑफ 15 साल से तक अगर पीरियड्स नहीं होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी एमेनोरिया की। टाइप्स ऑफ हम लोग बहुत ही अच्छे से वैसे और क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं, फिर से क्लियर कर रहे हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया व्हेन अ वुमेन हु हैज हैड पीरियड बिफोर स्टॉप गेटिंग देम फॉर 3 मंथ्स और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा मंथ तक अगर स्टॉप हो जाता है सेकेंड एमेनोरिया। तो कॉजेस कारण क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं सेकेंड में कॉजेस कारण क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज आर नॉट कंसिडर्ड एमेनोरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। फिर आता है सर्टन मेडिकेशंस स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिजिकल डिफरेंसेस सच एज आ वेजिनल स्पेक्ट्रम और इम्परफोर्टिए हाइमन, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी नेक्स्ट पिट्यूटरी ट्यूमर्स, ठीक है, यूट्रेनस कास्ट टिश्यूज, hypothalamic with pituitary dysfunctions, eating disorder, frequent vigorous exercises, stress, ये सब कारण हैं, इनकी वजह से हो जाता है। इन्फेक्शन सच एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लेटिव डिसीज सच एंड कैंसर, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आ गए हम उसी चार्ट पर जहाँ पे हम एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस इन सब के बारे में और अच्छे समझ जाएंगे। थर्ड, explain the female athlete tired and its causes, okay. The female athlete tired refers to a condition affecting female athletes where a combination of low energy availability, अब मेन क्या है, due to inadequate calories intake of exercise level है, कैलोरी सही से नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या नहीं लेते हैं एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज करने, मिस्ड पीरियड और इनरेगुलर साइकिल, पीरियड मिस हो जाते हैं, इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, ठीक है, और डिले हो जाना, पहले हो जाना या रुकना नहीं। लो बोन मिनिमल डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। देखिए फीमेल एथलीट का ये ट्रायंगुलर चार्ट आपको बनाना होगा एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, इनरेगुलर ईटिंग, फीमेल एथलीट टायर्ड फैट, बोन मिनिमल डेंसिटी BMD, देखिए शॉर्ट फॉर्म है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, एमेनोरिया, ये सब आ सकता है, पढ़िएगा इसको। द फीमेल एथलीट ट्रायल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हेल्थ इश्यूज कैन बी अफेक्टेड फीमेल एथलीट, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल एथलीट टायर्ड में कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग, खाना सही समय पे ना खाना, न्यूट्रिशन ना लेना, डाइट का सही से ना लेना, इनरेगुलर और अब्सेंस मेंस्ट्रुएशन पीरियड का इनरेगुलर रहना, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस बोन लॉस हो जाना, इसके कॉसेस हैं और सिम्टम्स हैं। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, पुअर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस फ्रैक्चर, प्रोपेक्शंस विद 4 बॉडी इमेज बार बार देखना, वेट लॉस, लो स्ट्रीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, फर्टलक ट्रेनिंग, ठीक है। तो फर्टलक ट्रेनिंग क्या है, व्हाट डज द फर्टलक ट्रेनिंग एंड हु डेवलप्ड दिस ट्रेनिंग मेथड।
For Fartlek training is a running training, which method the alternatives between sprint and jogging. तो जो फर्टल ट्रेनिंग है वो रनिंग और जॉगिंग का कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंट का जो कॉम्बिनेशन है यही फर्टलक है. किसने बनाया था? द टर्म फर्टलक इज स्वीडिश फॉर स्पीड प्ले. स्वीडिश से लिया गया है जिसका मतलब है स्पीड प्ले. ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में. ठीक है, स्पीड प्ले. स्वीडिश ओलंपियन गोस्टा हॉलमोर डेवलप्ड बाय फर्टलक इन 1930. ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइनें हैं, इसको याद करिएगा. ठीक है, स्वीडिश ओलंपियन गोस्टा हॉलमोर डेवलप्ड बाय फर्टलक इन 1930. ओके, एक्सप्लेनेशन में अगर हम आते हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन में आगे चलते हैं. जो फर्टलक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअसली एंड इंटरवल ट्रेनिंग. रनर्स कैन वरी their speed intensive and distance based on how they feel. Fartlek is often performed on natural terrains like trails and hills. Runners can run up hills and speed up walk down. अगर हम नेचर की जगह पर जाकर फर्टलक ट्रेनिंग करें तो फिर हमें ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिलेंगे. क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो फर्टलक कैन इम्प्रूव एरोबिक्स और एनाबॉलिक फिटनेस. It can help runners become better sprints and long distance. Fartlek can especially useful for runners who are recovering from injuries. जो मदद करती है. क्या करते हैं फर्टलक ट्रेनिंग को? देखिए, एक जेपीजी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसी तरह से बनाइएगा भी, फिर डेफिनेशन लिखिएगा. चैलेंज, ड्यूरेशन, फोकस एरिया. तो चैलेंज क्या है? फर्टलक ट्रेनिंग है. ड्यूरेशन क्या है? 10 मिनट्स प्लस वार्म अप है. 10 मिनट तक दौड़ना है, फिर उसके बाद वार्म अप करना है, या वार्म अप करिए फिर 10 मिनट दौड़िए. फिर क्या है? स्पीड से. ठीक है, 5 मिनट का वार्म अप करिए. ठीक है, शेड्यूल में. फिर उसके बाद 1 मिनट लाइट मॉडरेट मोड पर चलिए, जॉगिंग करिए, और उसके बाद रिपीट जस्ट 5 मिनट, फिर फास्ट उसके बाद रनिंग करिए. ये फर्टलक ट्रेनिंग है. नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन 5 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो 5 एडवांस फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा क्या के एडवांटेज क्या है? 5 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या क्या है? तो देखिए, इम्प्रूव मोटर स्किल इम्प्रूव करता है, इनहेज करता है सोशल इंटरेक्शन को, आपसे सामाजिक इंटरेक्शन बढ़ाता है, इनक्रीज सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बढ़ाता है, बेटर कॉग्निटिव फंक्शंस करता है, और रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इसको कम करता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को. नेक्स्ट आते हैं 6 पर. तो एक्सप्लेन मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव. तो देखिए, जेपी थॉमस की डिफिनेशन याद करिएगा, जेबी नेस की और सीसी कॉलवेल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा. तो एम्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो उद्देश्य पहले समझते हैं. एम फिजिकल डेवलपमेंट है. ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव. मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल मोटर डेवलपमेंट है, ये सारी डेवलपमेंट करता है, फिजिकल रूप से तैयार डेवलपमेंट होता है. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट. और वैल्यूज क्या क्या है इसकी? तो वैल्यूज देखिए क्या क्या है. और वैल्यूज में इंक्लूड वैल्यूज और कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विनिंग एंड विद ग्रेस एंड लूजिंग विद होप, ये सारी चीजें इसमें डिबिल्ड होती हैं. बेनिफिट क्या क्या फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट हैं? फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. इट कैन help reduce symptoms of depression, anxiety, anger, tension and stress. It can improve positive mood state, and it can help develop personal and social skills. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. व्हाट इज एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? बच्चे सभी फिजिकल एजुकेशन याद करते हैं लेकिन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन भूल जाते हैं. तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है. तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स स्पेशली डिजाइंड अ प्रोग्राम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को डेवलप करता है, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड रिदमिक सुटेटेड टू द इंटरेस्ट को डेवलप करता है, कैपेबिलिटीज को सही करता है, एंड लिमिटेशंस को बढ़ाता है, और डिसेबिलिटीज को दूर भी करता है, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स में भी उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है. एम क्या है? द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मोटर स्किल डेवलपमेंट, सोशल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के अलग हैं, थोड़ा देखिएगा. ठीक है, इंक्लूशन विद एशेस, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन और इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज, integrate students with disability with mainstream physical education classes whenever possible. हमेशा क्लासेस लेते रहना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया. क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. याद रखिएगा, चिल्ड्रन
विथ स्पेशल नीड, ओके, चिल्ड्रन, ये याद रखिएगा, चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। क्या क्या है स्ट्रेटेजीज? स्टडी मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स के माध्यम से, मॉडिफाइड रूल्स के माध्यम, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, कंसिडरेशन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टू मोबिलिटी के दौरान, ठीक है। इंटीग्रेटेड कंटेंट विद फिजिकल एक्टिविटी, कोऑपरेटिव फिजिकल एक्सरसाइज इन प्ले टाइम एक्टिविटीज, कंडक्ट सेंसिटिव ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों से MCWOशन की स्ट्रेटजीज को अच्छा कर सकते हैं। 9 आता है डिस्क्राइब ऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू ड्यू टू एजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं जब उम्र होती है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थोड़ा सा कब में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कार्डियो आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स लो इलास्टिसिटी करता है, मस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डिक्रीज होता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। लीन बॉडी मास डिक्लाइंस होती है, स्केलेटल ड्यू टू बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सारे सिस्टम्स में एज होने से वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। डाइट से हम इसे ठीक कर सकते हैं, या फिर एज होते होते थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन हम उसे और एक्सरसाइज और डाइट से ठीक रख सकते हैं। डिक्रीज दिस ओबेसिटी, ठीक, डिस्क्राइब दिस ओबेसिटी, किसको? ओबेसिटी को, डायबिटीज को, अस्थमा को, हाइपरटेंशन को डिस्क्राइब करना है। और इनके दो आसन जो भी हमें एग्जाम्पल भी लिखने को आ सकते हैं। तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज अ क्रोनिक डिसीज दैट ऑकर्स व्हाट अ मैन हैज टू मच बॉडी फैट, बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते या तो, ठीक है, और वेट बढ़ता चलता है, फैट बढ़ता चला जाता है, तो मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी। तो इसे ओबेसिटी को क्लासिफाइड करते हैं BMI इंडेक्स से, फिर पता चल जाता है कि ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है या अंडर वेट है। अब प्रिवेंशन क्या है इसके? ईट अ हेल्दी डाइट खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वॉच ओवर ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स केयरफुली, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और हैवी नहीं खाना चाहिए। स्प्लाइस इन लो कैलोरीज न्यूट्रिएंट एंड डेंस फूड लाइक फूड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, इस पर ध्यान। 2 आसन कौन से? तड़ासन है, कटी चक्रासन है। तो देखिए तड़ासन है, ये तड़ासन आसन है। हम लोग फर्स्ट डे के MCQs में हम लोगों ने ये सब क्लियर कर लिया था कि JPG आएगी और लिखने को आएगा, या आपको 2 आसन पूछे जा सकते हैं। तो ओबेसिटी को ठीक करने के तड़ासन और कटी चक्रासन, तो तड़ासन के आप देख लीजिएगा, और याद रखिएगा जो भी आप आसन लिखें उसमें पहले प्रोसीजर लिखें, फिर बेनिफिट लिखें, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर लिखें, ठीक है, ये 3 हेडिंग्स जरूर रहेंगी। नेक्स्ट कटी चक्रासन, तो ये कटी चक्रासन की पिक है, देखिएगा इसको। और कटी चक्रासन में देखिए सेम वही प्रोसेस, फिर उसके बाद बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब आते हैं हम लोग डायबिटीज क्या है? बहुत ही डेंजरस है, हाई शुगर हो जाता है। डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ कोर्स वन ऑफ बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन जब नहीं सही से प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, डजंट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन नहीं सही प्रॉपरली यूज कर जनरेट कर पाता है। द रिजल्ट इन हाई ब्लड शुगर, यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या है पढ़ लीजिएगा इसके। लूज वेट करना चाहिए इसका। अब इसके बाद हेल्दी प्लांट फूड्स खाने चाहिए, वीगन डाइट लेनी चाहिए, ईट हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। कौन कौन से आसन सही करते हैं? भुजंग आसन, कपालभाति, तो ये भुजंग आसन है, ठीक है। भुजंग आसन में देखिए से प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर, फिर उसके बाद बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। सेकंड कपालभाति है, प्राणायाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोसीजर और उसके बाद बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में किसे नहीं करना चाहिए ये आता है। अस्थमा देख लीजिए। अस्थमा इज अ क्रोनिकल लंग डिसीज दैट अफेक्ट्स द एयरवेज और लंग, यानी ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग कर जाती है ब्रोंकाइटिस। और एल्वोलाई प्रोडक्शन ऑफ द मसल इन द ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आती है, कफिंग होती है, विजनिंग होती है, शॉर्टनेस होती है, शॉर्ट हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है। तो प्रिवेंशन क्या है? वेदर, स्मोक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, एलर्जीज और वायरल इन्फेक्शन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये सारी इसके प्रिवेंशन हैं। 2 आसन फॉर क्योर, कौन कौन से? उठना मंडूक आसन और अनुलोम विलोम, ठीक है, सेम वही है।
प्रोसीजर करिएगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट, फिर कॉन्ट्रा इंजेक्शन, इस तरह से जेपीजी याद रखिएगा। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले व्यक्ति जो, तो हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हाइपरटेंशन होता है, सीरियस एंड क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। और भाई बार बार आप अगर गुस्सा करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन लेंगे तो आपको हाइपरटेंशन हो ही जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए। हाइपरटेंशन इज टू और हाई ब्लड प्रेशर, इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जिसे होती है, सेम वही चीज़ें होती हैं, हाइपरटेंशन कहिए या हाई ब्लड प्रेशर। कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंजेस। कैसे? एक्सरसाइज हेल्दी, ईट हेल्दी, मेंटेन अ हेल्दी वेट, स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप किसी प्रकार की डोपिंग या स्मोकिंग करते हैं वो रोक दीजिए। अब आते हैं 2 आसन, कौन कौन से? अर्ध हलासन और वक्रासन। तो ये अर्ध हलासन है, ठीक है। प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शन देख लीजिएगा। वक्रासन देख लीजिए, वक्रासन है, प्रोसीजर, बेनिफिट। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में जेपीजी सेव हो, तो फर्स्ट एक एमसीक्यू जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, 600 मीटर रनिंग क्या है? तो 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 600 मीटर रन एंड वॉक इम्प्रूव पार्टिसिपेट इन रनिंग और वॉकिंग और क्विकली एज पॉसिबल 600 मीटर विद द स्कोरिंग बेस्ड ऑफ टोटल टाइम टेकन कंप्लीटेड डिस्टेंस। 600 मीटर रन करना है, वॉक करना है और कवर करना है एरिया। प्रोसीजर क्या है? वार्म अप है, स्टार्टिंग पोजीशन है, सिग्नल और स्टार्ट है, डिस्टेंस है, फिनिश लाइन है, स्कोरिंग इस टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। पढ़ लीजिएगा इसको और टेस्ट सारे पढ़िएगा। हाउ वी कैन इनहेंस परफॉर्मेंस विद हेल्प और सेल्फ टॉक और सेल्फ स्टीम। कौन कौन सी सेल्फ टॉक और सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हैं? तो स्ट्रेटजीज अगर हम देखें तो टू इनहेंस द परफॉर्मेंस यूजिंग सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव affirmations, identifying your strength, visualizations as such, and reframing negative thoughts into constructive ones, which ultimately boost your confidence and believe in your ability to achieve goals, leading to impress performance in any situations. Okay, तो स्ट्रेटजीज क्या है बढ़ाने के लिए? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहना चाहिए, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, यूज इनकरेजिंग प्रेशर, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, सेल्फ स्टीम इम्पैक्ट कौन कौन से करते हैं? मोटिवेशन, ठीक है, रेसिलियंस, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ स्टीम को बढ़ाते हैं। एक्सप्लेन है स्पेशल ओलंपिक भारत और स्पेशल ओलंपिक लिखने को आएगा, इसको लर्न करिएगा, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक कब भारत कब हुआ, फाउंडेड हुआ? तो 1980। एंड स्पेशल ओलंपिक इंडिया। चेंजेस क्या है? चेंजेस इसमें भारत ओलंपिक इंडिया 2001 में चेंज हुआ था। रिकॉग्नाइज क्या है? किससे रिकॉग्नाइज है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से है। कब किसने किया? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं। प्रोग्राम्स खेलो इंडिया भी द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ही इसको रिकॉग्नाइज किया था। प्रोग्राम्स देख लीजिएगा, गोल देख लीजिएगा, ये दोनों है। हम स्पेशल ओलंपिक तैयार करते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत भूल जाते हैं, तो ये तैयार रखिएगा। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए हैं? प्रमोट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, डेवलप स्किल है, बिल्ड कम्युनिटी है, प्रमोट सोशल एक्सपेक्टेशंस है, क्रिएट रोल मॉडल्स है, ट्रेन टीचर्स है, ट्रेन कोचेस है, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशल ओलंपिक इज अ टॉपिक दैट डिस्कस स्पोर्ट्स फॉर पीपुल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के शिकार होते हैं वो इसमें खेलते। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर की तरफ ये देखा भी था, देखिए स्पेशल ओलंपिक का लोगो ये है, ठीक। व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक? देखिए क्या है 1 2 3 4 पॉइंट। स्पेशल ओलंपिक फाउंडेड बाय यूएस कैनेडी सीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़िएगा। स्पेशल में ऑर्गेनाइज कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है। अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, पैरा ओलंपिक है, डेफ ओलंपिक है। IM7 ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल ओलंपिक के? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, सोशल चेंज है, इंक्लूशन है, कम्युनिटी है, हेल्थ है, जॉय है, फ्रेंडशिप है। नेक्स्ट आते हैं कि सेकेंडरी नेम पूछे जा सकते हैं। 14 नंबर, व्हाट ऑल सेकेंडरी नेम ऑफ ऑल ऑफ द डिसीज। काइफोसिस का सेकेंडरी नेम आपको याद होना चाहिए, लॉर्डोसिस का याद होना चाहिए, स्कोलोसिस का नॉक नी, बो लेग और राउंड शोल्डर। याद रखिए नॉक नी और बो लेग में लोग हमेशा गलत करते हैं, जैनु वॉल्गम और जैनु वॉरम में गलत कर देते हैं।
तो लॉर्डिस का क्या है, लॉर्डोसिस का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की डिसीज है, स्पाइनल कर्वेचर यानी रीढ़ की हड्डी में होने वाली प्रॉब्लम है लॉर्डोसिस, कायोफोसिस, स्कोलोसिस, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्वायबैक, होलोबैक, लॉर्डोसिस के ऑप्शंस हैं, सेकेंडरी नेम है। कायोफोसिस के हंचबैक एंड सैक्रोमेलिस डिसीज। नेक्स्ट आते हैं स्कोलोसिस के, लिवोस्कोलोसिस, डेक्स्ट्रोनोस्कोलोसिस, एस सेप्ड एंड सी सेप्ड भी इन्हें कहा जाता है। नॉकनी, जैनुवल्गम, यही लोग प्रॉब्लम करते हैं। नॉकनी जैनुवल्गम है, जैनुवरम नहीं है। ठीक है, नॉकनी जैनुवल्गम। बोलैक, ठीक है, जैनुवरम, राउंड शोल्डर, स्लट शोल्डर, ये सब सेकेंडरी नेम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 15 पर। ठीक है, 15 एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या है। तो देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज और लीग के टूर्नामेंट एडवांटेज यहाँ पे लिखे हैं। नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट ईच हैव एडवांटेज दैट मेक देम पॉपुलर इन कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन। नॉकआउट के क्या है, बहुत फास्ट टूर्नामेंट कंपटीशन हो जाता है, कॉस्ट कम लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, एक्साइटिंग रहता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, इंप्रूव करता है स्पोर्ट स्टैंडर्ड को। लीग में क्या फेयर आता है, कॉम्पिटेटिव बैलेंस आता है, इंकरेज कंटिजेंसी आता है, कॉन्स्टेंसी आता है, कीप इंटरेस्ट अलाइव आता है। ठीक है, ये सब बना रहता है, मतलब बहुत ही चीजें उनके बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेज हैं। सेटिस्फाइज आवर टीम प्रोवाइड्स आर रिवॉर्ड्स, ये आ सकता है एग्जाम में। एक्सप्लेन पैरा ओलंपिक एंड कैटेगरीज ऑफ पैरा ओलंपिक। तो देखिए कौन कौन इसमें खेलते हैं पैरा ओलंपिक। पहले देखिए क्या है, एक जेपीजीबी मैंने लगा रखी है, यानी कि यहाँ लिम्ब नहीं है तो 2 लिम्स खेल रहा है। द पैरा ओलंपिक आर अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। द पैरा ओलंपिक आर सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स बट आर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, कौन कौन से, इम्पेयरमेंट टाइप्स वाले जो लोग होते वो नहीं खेल पाएंगे भाई। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ मसल्स पावर, विजन जिन्हें दिखाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले नहीं खेलेंगे, और भी काफी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले नहीं खेलते हैं। याद रखिए दिखाई नहीं देता पैरा ओलंपिक, और जो सुन नहीं पाते वो डेफ ओलंपिक। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स क्लासिफिकेशन ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 पर। तो 17 इंक्लूजन एंड नीड फॉर एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, इंक्लूजन इन द फिजिकल एजुकेशन पी मीन्स दैट द स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज विल पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज। डिसेबिलिटीज के साथ सभी एक्टिविटीज में फिजिकल एजुकेशन पार्टिसिपेट करता है विथ देयर प्रीज एंड हैव सम अपॉर्चुनिटीज, और सम कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो उसे लर्न और ग्रो करने में सहायक होती हैं। Inclusive education is the important because it encourages that all students have equal access to equality education। सभी को डिसेबिलिटीज और नॉर्मल सभी को एक सही क्वालिटी में रखना चाहिए, और इससे मोटिवेट भी होते हैं क्वालिटी में रहने में। और रिगार्डलेस देयर एबिलिटीज टू बैकग्राउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या क्या है, प्रमोट्स एक्सेप्टेंस और बिल्ड्स कम्युनिटी, इनहेंस लर्निंग और प्रमोट क्वालिटी, ये सारी चीजें हैं आएंगी। देखिए जेपीजी है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी बिफोर आफ्टर स्कूल। ठीक है, फैमिली कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, फिर उसका बात आता है इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्कूल्स। तो ये सब चीजें हैं जो है डिसेबिलिटीज और नॉर्मल लोगों को अच्छा करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट पहले देखते हैं। तो हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आर बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, तो सभी की हेल्थ अच्छा रखती है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या है, एनर्जी, मसल्स, रिकवरी, हाइड्रेशन, क्रॉनिकल डिसीज सबको सही रखते हैं भाई, और एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 15, यहाँ पे आपको सभी फैट सोलेबल विटामिन और वाटर सोलेबल विटामिन इनके बारे में आपको जानना होगा, उनके केमिकल नेम के बारे में जानना होगा। तो ये उनकी एक लिस्ट है, फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल विटामिन के सभी के केमिकल नेम्स की लिस्ट है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में MCQs में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एडिक बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए। एडिक यानी कि जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ADEK। अगर आपको ये याद ना हो तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं KEDA, कीड़ा। ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ठीक है, उल्टा पढ़ देंगे। अब देखते हैं विटामिन A रिथनॉल, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल,
विटामिन के, पाइथोडोनाइन, और वाटर सोलेबल कौन से, बी एंड सी। तो बी में याद रखिए बी का कॉम्बिनेशन है, यानी B1, B2, B3, B4 नहीं है, ठीक है। फिर आएगा B5, B6, B7, ये पेयर बन गया। अब आएगा B9 एंड B12। फिर उसके बाद विटामिन सी है, जो कि सी से हमें कोई लेना नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी है, यहाँ से कोई वो नहीं, ये हमें याद रखना, विटामिन B1, B2, B3, फिर 4 नहीं है, B5, B6, B7, फिर B9, B12। वाटर सोलेबल विटामिन, यानी विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लोविन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और विटामिन B3 नियासिन, विटामिन 5 पाइथोटोनिक एसिड, विटामिन 6 पायरोडोक्सिन, पायरियोडियोक्सिन, विटामिन सी बायोटिन, बायोटिन की कमी से हेयर लॉस होते हैं, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कायानोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 19 में। अब आते हैं 20, व्हाट इज एक्सरसाइज एडहेरेंस। ओके, तो एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है, एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है, तो एक्सरसाइज एडहेरेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में हम अपने प्रोग्राम को, अपने चीज़ों को अच्छा करते हैं। एक्सरसाइज एडहेरेंस के माध्यम से इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन एडल्ट। एक्सरसाइज एडहेरेंस अमेरिकन पीपल में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। EA is also a problem for children and adolescents properly due to a part of intensive reduction and required physical education classes। जो लोग एक्सरसाइज को ध्यान नहीं देते उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी भाई। बेस्ट एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या क्या है, मेक एक्सरसाइज फन एंड एंजॉयबल टाइप की एक्सरसाइज को बना देना चाहिए। टेलर एक्सरसाइजेस फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिव टू द एक्सरसाइजेस रखनी चाहिए। प्रोमेट ग्रुप एक्सरसाइज करनी चाहिए, ग्रुप एक्सरसाइज में मन लगा रहता है, ठीक है। कीप डेली एक्सरसाइज लॉग्स, ठीक है। रिफ्रॉन्स सक्सेस, फाइंड अ कॉन्वीनिएंट प्लेसेस टू एक्सरसाइज। 21 पर आते हैं, मेथड टू इम्प्रूव बैलिस्टिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड एंड डायनामिक मेथड। तो ये आप पढ़िएगा, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक और बैलिस्टिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेथड कैसे हैं, इनको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, प्रोप्रोएक्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF, कॉम्बाइन स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेसिफिक मसल ग्रुप PNF। अब आते हैं 22 में, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। तो कोऑर्डिनेटर एबिलिटीज इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सीरीज मूवमेंट विच इक्वालिटी एंड इफेक्ट इट्स अ विटल स्किल एंड पावर स्पोर्ट्स एंड गेम, vital skills in sports and game. Coordinative abilities are based on central nervous system, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे बेस करती है। दे आर विजिबल मैनिफिएशंस ऑफ हाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रेगुलेट्स मोटर एक्टिविटी। अब टाइप्स क्या क्या है, डिफरेंटल एबिलिटी है, ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कपलिंग एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है, बैलेंस है, रिदमिक है, एडेप्टेशन एबिलिटी है। बेनिफिट्स आते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है, डेवलप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कैन हेल्प विथ लर्निंग एंड परफेक्ट न्यू मोटर एक्ट्स। इट कैन ऑल्सो हेल्प विथ एक्सिक्यूटिंग मोटर एक्ट्स विथ एक्शन एफिशिएंटली। 23 पे आते हैं, स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखने की आ सकता है, व्हाट आर गोल सेटिंग एंड टाइप्स ऑफ गोल्स एंड इट्स बेनिफिट। तो गोल्स का मतलब है स्पेसिफिक, स्मार्ट में आते हैं, ठीक है। स्मार्ट का फुल फॉर्म स्पेसिफिक होना चाहिए, प्लान इफिशिएंटली विद स्पेसिफिक टारगेट्स इन माइंड होना चाहिए, आपके टारगेट माइंड में होना चाहिए तो पूरा करने का। मेजरेबल होना चाहिए, हमेशा मेजर करते रहना चाहिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिप्रोवेटिंग अलॉन्ग विद द वे। अटेंडेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम पर काम खत्म करना चाहिए। ये सभी गोल हैं, सेटिंग है, ठीक है। तो गोल सेटिंग इज द प्रोसेस टू सेटिंग स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स। एक अचीवेबल गोल्स को सेट कर लेना चाहिए, टारगेट को पूरा करना चाहिए। हेल्प यू फोकस ऑन योर एफर्ट, अपने फोकस रखना चाहिए एफर्ट पर भी। मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स ड्यू टू डिस्ट्रैक्ट आउटकम्स, ठीक है। टाइप्स क्या है, प्रोग्रेस गोल्स है, परफॉर्मेंस गोल्स है, आउटकम्स गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। बेनिफिट ऑफ ऑल गोल सेटिंग हेल्प यू डेवलप अ सेंस एंड accomplishment, help you improve your life, helps you stay motivated, help you make better
decisions help you track your progress. नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन ओलंपिक, एशियंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, मोटो, वैल्यू और सिंबल्स। ये आप देखिएगा पढ़िएगा, क्योंकि पूरे ईयर में आपने इसके बारे में कई बार स्पेशल ओलंपिक्स क्या क्या है, ठीक है, ओलंपिक कब हेल्ड हुए, और द मॉडर्न ओलंपिक वर डेवलप्ड बाय फ्रेंच एजुकेटर हिस्ट्रियन PRA डी कुबर्टन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एशियंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, 1776, ठीक है, BCE। नेक्स्ट आते हैं एशियंट ओलंपिक, पढ़िएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एशियंट ओलंपिक गेम, देखिए मैंने बोल्ड करके रखा जो इंपॉर्टेंट लाइन है। द एशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड ऑन ऑनर ऑफ ज्यूस के ऑनर में होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ग्रीक रिलीजन्स, तो ये सब पढ़िएगा, ठीक है। 76 में स्टार्ट होता है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है उन्हें बोल्ड और मैंने रेड कर दिया है, तो आप उसको देखिएगा। द सेपरेट कॉम्पिटिशन समर एंड विंटर्स गेम्स, ठीक है, समर्स और विंटर गेम्स होते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस इन 1896 में हुआ था पहला मॉडर्न ओलंपिक। द इंटरनेशनल IOC, देखिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फुल फॉर्म होता है, इसे फंक्शनिंग करती है। द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स को फंक्शनिंग करती है। फिर आते हैं IOC selected the host cities for each edition of the game. Paralympic flag has 5 rings represented in the international nature. The Olympic motto क्या है, CTCS, LTS, 40S, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, मोटो होता है इसका, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। कब हुआ था, इन इंग्लिश 2021, ये में इसे ट्रांसलेट किया गया था। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC added the word together, the motto, and the updated motto is faster, higher and stronger and together। ये आपको JPG मिलेगी, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। सेल्फ अवेयरनेस ब्लू को सिम्बलाइज करता है, ब्रेवरी ब्लैक को, काइंडनेस रेड को, इनोवेशन येलो को, इंस्पिरेशन ग्रीन को। क्या मतलब है, CTCS है, LTS है, 40S है, ये रिंग्स है, रिंग्स का कलर याद कर लीजिएगा। ओलंपिक वैल्यूज क्या क्या है, ओलंपिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप का है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज होती हैं। एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक फ्लैग, देखिए ओलंपिक रिंग्स के कलर आपको याद होने चाहिए और किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू करता है यूरोप को, ब्लैक करता है अफ्रीका को, और रेड करता है अमेरिका को, और येलो करता है एशिया को, ग्रीन करता है ऑस्ट्रेलिया को। ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन पैरा ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक एंड मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक, स्पिरिट इन मोशन मैटर। तो ये है व्हाट इज डेफ ओलंपिक, देखिए तो सुनाई नहीं देता। द डेफ ओलंपिक इज अ स्पेशल स्पोर्टिंग इवेंट जस्ट लाइक द ओलंपिक ड्यूटी, ओनली द डेफ और हार्ड और हेयरिंग प्रॉब्लम्स। अबाउट 16,483 athletes competitive in many different sports. Just like in Olympics, the events take 4 years. 4 years के गैप में होता है। मोटो क्या है, मैंने तीनों के मोटो लिख दिए हैं, ठीक है। द मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक, द मोटो ऑफ डेफ ओलंपिक, द मोटो ऑफ पैरा। तो तीनों में कोई एक तो जरूर आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। द स्पेशल ओलंपिक क्या है, लेट मी विन बट इफ आई कैंट विन लेट मी बी ब्रेव इन अटेम्प्ट, ठीक है। और मोटो ऑफ डेफ का क्या है, पर लूडस इक्वालिटी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पिरिट इन मोशन पैरा ओलंपिक। तो तीनों मोटो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट डे की होगी। उसमें हम लोग नॉकआउट फिक्सचर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। इस सीरीज में आप सभी लोग फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पूरे वीडियो देखिएगा। और एक सैम्पल क्वेश्चंस मैंने बनाया है जो कि आपके एग्जाम में 95 से 98%, 99% स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन पेपर को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जो डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का है। तो बहुत ही अच्छी क्लास रही, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। टेक केयर।